पूछा कैसे हुआ है, तो उन्होंने कहा साहब कुछ आपराधिक प्रकृति के तत्व इनसे पैसे की मांग कर रहे थे और इसी में हत्या हुई है। अपराधियों के बारे में पूरी जानकारी दी, हम लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया, जिला प्रशासन को वहां बुलाया, जिला प्रशासन समय पर नहीं आया तो फिर हम लोगों ने ऊपर के अधिकारियों को बुलाया और मैंने उनके सामने केवल एक डिमांड रखी थी। मेरे साथ पूरा समूह था, एक बड़ा समुदाय था, जनता का अपार समर्थन था, जनता क्रोशित थी। हम लोगों ने केवल प्रशासन से एक बात कही कि चिकित्सक के साथ जो व्यवहार अपराधियों ने किया है, हम लोग चाहते हैं कि पुलिस वही व्यवहार उन अपराधियों के साथ करे। प्रशासन आया, प्रशासन ने कहा कि देखिए हम ये बात कहेंगे नहीं, लेकिन एक सप्ताह में हम परिणाम देंगे। और एक सप्ताह में तीनों अपराधियों का इनकाउंटर हो गया था, तीनों मार दिए गए। उसके बाद एक और घटना घटित हुई। उसके 2 वर्ष बाद एक चिकित्सक का अपहरण हुआ। अपहरण करके अपराधी उस चिकित्सक को लेकर के चले गए बिहार। हम लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया। आप सोचिए कि लगभग 1 महीने तक हम लोग आंदोलन किए और अंततः वो चिकित्सक सकुशल गोरखपुर वापस आया। पब्लिक का सपोर्ट अब भी था, लेकिन उतना नहीं था जैसे पहली बार था। और तीसरी बार एक चिकित्सक का फिर अपहरण होता है और जब अपहरण की खबर मिलती है, मैं बाहर था, वापस आया, मैं आंदोलन करने के लिए जब सड़कों पर उतरा तो मैं एक जगह धरने पर बैठा था। मेरे साथ चिकित्सक थे, पब्लिक कम थी था। तो मैं लोगों से कह रहा था इसी बारे में, तब तक एक पब्लिक का व्यक्ति आया, उसने कहा क्या महाराज जी आप धरने पर रोज बैठ जा रहे हैं। मैंने कहा कि अपहरण हुआ है। कहा नहीं, ये सब चिकित्सक नहीं रहे, तो कसाई हो गए हैं, ये हमसे बहुत पैसा वसूली करते हैं और आपको नहीं बैठना चाहिए, आपके कारण हम लोगों को भी बैठना पड़ता है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि मत बैठिए इनके लिए। मैं एक देख करके बहुत तासुब था कि 5-7 वर्षों में ही कितना परिवर्तन आया है। एक चिकित्सक की पहचान उसकी संवेदना से है। देखिए कोई मरीज आपके पास आता है, केवल एक बार आप उसे प्यार से पूछ लेंगे तो आधा उसकी बीमारी समाप्त, और बाकी उपचार जब आप करेंगे तो उसका विश्वास है तो उपचार से उसको निश्चित लाभ होना है। क्योंकि जब तक दवा के बारे में कहते हैं कि इसमें दवा भी चाहिए तो उसके साथ साथ ऊपर वाले की दया भी चाहिए, दुआ भी चाहिए उसमें, और दोनों जब साथ रहेंगे तो ही वह प्रभावी हो पाएगा। क्योंकि बीमारी केवल इस भौतिक शरीर का ही नहीं है, स्थूल शरीर का ही उपचार का नहीं। इस स्थूल शरीर में हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, अगर वो वहां तक पहुंचा है तो उसके लिए दुआ आवश्यक है, और वह आपकी संवेदना पर निर्भर करता है। संवेदना जो आप व्यक्त करेंगे उस मरीज के प्रति। और हम सब की चिंता का विषय क्या, कोई मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं जहां पर जूनियर डॉक्टर्स और मरीज के तामीलदारों के बीच में रोज झगड़े न होते हो, मारपीट न होती हो। जूनियर डॉक्टर्स जिस तरीके से गिरोह बनाकर के टूट पड़ते हैं गरीब मरीजों पर, वह एक गंभीर चिंता का विषय हम सबके सामने है। और इस दृश्य इस पर एक बार विचार की जाने की आवश्यकता है। क्योंकि आप जब समाज के बीच में जाएंगे तो समाज को क्या दे रहे हैं। दूसरा, हम सबकी चिंता का विषय ये रहता है, आप जाएंगे गोरखपुर जैसे शहर में, वहां 12 से 15 लाख की आबादी रहती है, लेकिन उस वहां पर चिकित्सक हैं लगभग 6000। लेकिन आप आसपास के क्षेत्र में जाएंगे, मैं बलरामपुर जिले में गया था, जिले की आबादी है 25 लाख, लेकिन एक भी पीडियाट्रिशियन वहां पर नहीं, एक भी गायनेकोलॉजिस्ट वहां पर उस जिले में नहीं। एक सर्जन है, जनरल सर्जन है, 2 या 3 वहां पर फिजिशियन होंगे, बाकी और तो कोई मतलब ही नहीं। यानी
कितना अभाव है, किस रूप में है? क्या हम ये कर पाएंगे कि जो हमारे चिकित्सक, अगर आपने अपना एमबीबीएस पूरा किया है, क्या ये संभव नहीं हो सकता कि आप दूर दराज के गांवों में 2 साल 3 साल जाकर के सेवा के उस कार्य को करें? अगर आप सरकार से चाहते हैं कि सरकार आपको सहयोग करे, क्या हम ये कर सकते हैं कि क्षेत्रों में जाकर के हम अपनी सेवाएं दें और इस देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें कि इस देश के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए? क्या ये हो पाएगा? क्योंकि सरकार कोई कानून बनाए, सरकार उसके लिए कोई नियम बनाए, उससे अच्छा कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस प्रकार का भाव पैदा हो, एक अच्छी स्थिति पैदा हो सकती है। हर व्यक्ति सिफारिश करता है कि मैं शहर में रहूं, अपनी प्रैक्टिस करो, और कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि वह मेडिकल कॉलेज से पैसा ले रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के प्रैक्टिस कर रहा है। क्या स्थितियां हैं, कहां नैतिकताई बन रही है? और उससे भी खतरनाक स्थिति और देखने को मिलती है जब हम लोग देखते हैं कि कोई जांच, मैंने छोटा सा चिकित्सालय गोरखपुर में प्रारंभ किया। प्रारंभ करते समय मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा साहब सीटी स्कैन और एमआरआई आप कहां से कराएंगे? मैंने कहा कहीं से भी करवा देंगे, जहां चिकित्सक लिख देगा वहां से लोग करा लें। हमारे जो रेडियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, इसमें बहुत कमीशन लोग लेते हैं, इनको बिठा के एक बार बातचीत करो कि कोई चिकित्सक यहाँ कमीशन नहीं लेगा। आप सोचेंगे कि 450 से लेकर के 600 रुपये में वहां सीटी स्कैन हो जाती है। मार्केट में आप जाएंगे 1800 से लेकर के 4000 के बीच में मरीजों से वसूला जाता है। क्या शोषण है? अभी आपने देखा होगा ऐसे एमआरआई करी है, जितनी भी जांचें लिखते हैं सब में इस प्रकार की लूट मची है। कौन रोकेगा इसको? आपने देखा होगा अभी एंजियोप्लास्टी के लिए स्टंट के बारे में जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है, कितना दाम कम हो रहा है। 1.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख 3 लाख तक वसूली होता था और स्टंट के नाम पर। आज उसी को 7,500 से लेकर के 35,000 के बीच में आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा से लाभान्वित कर सकती है योजना, लेकिन इसमें बगैर आपके सहयोग के नहीं हो सकता। और यह प्रयास जिस दिन हम कर देंगे वो अपने देश के लिए करेंगे। इस देश का नागरिक अगर स्वस्थ होगा तो मुझे लगता है कि वह इस राष्ट्र के निर्माण में भी अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। और इस पर एक गंभीरता से विचार हमारे केंद्रों को करना होगा। और इस विषय मैं आप सबसे अपील करने के लिए आज आपके बीच यहाँ पर आया हूँ। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि यह एशिया का सबसे बड़ा चिकित्सालय केजीएमयू, कितना बड़ा, 4000 बेड यहाँ पर है। वर्ष में लगभग 15 लाख यहाँ पर ओपीडी, यहाँ पर लोग यहाँ के चिकित्सक देखते हैं। इंडोर पेशेंट 90,000 से लेकर 1 लाख तक का है। इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी सेवा, हमारा पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ आता है, यहाँ से वह लाभान्वित होता है, उसको बेहतर सुविधा मिलती है। कहीं उसके सामने कोई दूसरा कोई ठिकाना नहीं आएगा। लेकिन आप सबसे मेरी उम्मीद होगी, वो जो गरीब आता है विश्वास के साथ आता है। उस हो सकता है उसके पास पैसा ना हो, लेकिन उसकी दुआ बहुत बड़ी होती है। याद रखना, उसको जरूर लेना। पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, किसी के साथ पैसा नहीं जाना है, लेकिन किसी गरीब की दुआ अगर किसी के साथ चली गई तो मान के चलिए कि उसका जीवन धन्य हो गया। और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, एक अच्छी स्थिति होगी। हम लोग मानते हैं हम लोगों के साथ जो स्थितियां हैं, कौन हम जैसे लोगों को पूछता है, लेकिन हाँ आवश्यकता पड़ती थी, सड़कों पर उतर करके उस गरीब के लिए 2 कदम चलने का प्रयास करते थे। आज भी करेंगे, आगे भी हम लोग को यही करना है। और इसलिए मैं अपील करूंगा कि इस दिशा में प्रयास करिए कि वो आता है तो एकदम मना मत करिए। दूसरा, इस चिकित्सा विश्वविद्यालय में आपने वेंटिलेटर 56 और लगाए हैं, इससे पहले के भी होंगे, एक बड़ी संख्या होगी।
अक्सर हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं या यूनिवर्सिटी होती है या मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग कोई उपकरण लगाते हैं, उसकी एमसी नहीं करवाते। वह 1 साल के बाद खराब हो जाएगा तो फिर उसको आप खत्म कर देंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले एक वेंटिलेटर को 5 साल 7 साल चला सकते हैं, आप क्यों नहीं चला सकते? आप उसको रद्दी में फेंक देंगे, फिर उसको कभी नहीं देखेंगे। हमें लेने के साथ उसके साथ शर्त जोड़नी पड़ेगी, 1 साल 2 साल 3 साल की। 1 साल ही क्यों, अगले 2 वर्षों के लिए क्यों नहीं? हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं दें उसमें। एनुअल मेंटेनेंस अगर नहीं होगा इनका तो फिर एक भी बार में, क्योंकि मिस हैंडलिंग से कभी भी खराब हो सकता है, कुछ भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, और फिर उसको आप डाल देते, तुरंत डाल देते। आपने लिख दिया कि हमारे पास 1500 150 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन पता लगता है कार्य कर रहा है 100 भी नहीं काम कर रहे होते, किसी भी उसमें आप चली जाइए। ये एक समस्या है, और उस समस्या से हर मेडिकल कॉलेज को जूझना पड़ता है। अब चले जाइए वहां पर एक्सरे मशीन दीजिए, 1 साल जैसे समाप्त होगा अगले दिन खराब होकर के कोने में पड़ जाएंगे। क्या हो गया साहब, हमारे पास कोई बजट नहीं है, आपने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की है? आप महंगा खरीद रहे हैं, निजी क्षेत्र से महंगा भी खरीदते हैं, एमसी भी नहीं करवाते हैं, और फिर वो बत्ती की टोकरी में पड़ जाता है। मुझे लगता है कि जनता के साथ धोखा है, हमारी राष्ट्रभक्ति पर संदेह खड़ा। दूसरा, बजट का उपयोग न होना, मुझे ताज्जुब होता है। मैं 31 तारीख को भी सचिवालय में बैठा, फाइलों का ढेर। मैंने कहा ढेर काहे का है भाई, मैं तो अभी 2 दिन पहले आया हूं, इतना ढेर क्यों यहाँ मेरे पास आ गया? कहा साहब बजट समय पे खर्च हुआ ही नहीं है। तो मैंने कहा बजट किसी जिसने खर्च नहीं किया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? तो इस प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। क्यों प्लानिंग नहीं करते हैं हम कि बजट अगर 31 मार्च तक वह पूरा का पूरा बजट समाप्त हो जाए, 1 अप्रैल से नया बजट हमारा प्रारंभ हो। आप 50% 60% खर्च करेंगे, बाद में उस कार्य की लागत बढ़ेगी। ये जनता पर अनावश्यक बोझ है कि नहीं है? इस बोझ से कौन बचाएगा? इस पर भी प्रयास मुझे लगता है कि प्रारंभ करना होगा। हम लोग प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश में, अगली बार से हमारा बजट भी 1 फरवरी को यहाँ पर हम लोग बजट प्रस्तुत करेंगे, और 31 मार्च तक सभी विभागों को बजट भेज देंगे। और फिर हम एक मानेंगे, चाहेंगे कि 31 जनवरी तक सभी जगह के पूरे खर्चे हमारे पास वापस आ जाने चाहिए, कि हमने पूरे पैसे का यूटिलाइजेशन किया है। हम उससे पूरा यूसी ले लेंगे कि भाई हम लोगों ने, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, और वह एक प्रयास हम लोगों को अपने स्तर पर करना होगा। हम लोगों के सामने प्रदेश के अंदर एक बड़ा कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग सरकार चलाएंगे, 6 एम्स जैसे संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने हैं। 6 संस्थानों को बनाने के लिए हम लोगों को उस प्रकार के संसाधन भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम लोगों को आने वाले 5 वर्ष के दौरान 25 मेडिकल कॉलेज नए बनाने हैं। नए मेडिकल कॉलेजेस हम बनाएंगे, कुछ जिला चिकित्सालयों का उन्नयन करके उसमें मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे, कुछ नए स्थापित करेंगे, जहां है नहीं वहां बनाएंगे। लेकिन हम सबके सामने फिर वही एक चैलेंज आएगा, हम फैकल्टी कहां से लाएंगे? क्योंकि आज भी जो मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर फैकल्टी के बहुत से जूझ रहे हैं, है ही नहीं। गोरखपुर में और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज है, 95 फैकल्टी एनसीआई ने उसके लिए प्रूव किया है, और वहां कुल 45 लोग हैं। उसमें जो अच्छे लोग हैं सबको सेफाई शिफ्ट कर दिया गया। अब आश्चर्य करेंगे कि हमारे यहाँ के जितने अच्छे डॉक्टर थे सबको भेज दिया गया, और कुछ को कन्नौज भेजा जा रहा था, और गोरखपुर के लिए उन्होंने एक अच्छा आधुनिक स्लॉटर हाउस दिया। मैंने कहा ये स्लॉटर हाउस हमें मत दीजिए, हमें हमारा मेडिकल कॉलेज ही दे दीजिए।
लेकिन हम धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे अपने प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने गोरखपुर को एम्स दिया। आज गोरखपुर में एम्स का प्रारंभ हो रहा है। गोरखपुर में प्यारी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन हो, इसके लिए हम लोगों ने 8वीं सुपर स्पेशलिटी वहां पर प्रारंभ करने की तैयारी प्रारंभ की है और इसके लिए भारत सरकार ने पैसा भी उपलब्ध करा दिया है। ऐसे ही अन्य कॉलेजेस में भी हो, लेकिन ये फैकल्टी की समस्या कैसे समाधान हो, ये हम सबके सामने चुनौती बनी हुई है। और मैं अपने चिकित्सा शिक्षा के जो मंत्री हैं आशुतोष जी से और संदीप जी से इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि लोग प्रयास करें। आयोग इस पूर्ति को कर पाएगा, मुझे लगता है कि उसको 10 साल लग जाएंगे, तब तक इसमें से अधिकतर कॉलेज बंद हो सकते हैं। इसलिए प्रयास हो कि 1 वर्ष के दौरान हम इस सब की पूर्ति कर सकेंगे, सब में 100% फैकल्टी हो और वहां पर जो भी हमारा मेडिकल छात्र जाए उसके सामने या एनसीआई की तलवार उसके सामने लटकती दिखाई दे। एक प्रयास उसमें हम लोग एक विशेष प्रयास हमको करने पड़ेंगे, चाहे उसके लिए स्पेशल एक्ट बनाना पड़े, चाहे जो भी प्रयास हम लोगों को करना होगा हम लोग उसके लिए करेंगे। और पूरा प्रदेश इस दिशा से हम लोगों के सामने चैलेंज है। जो कुछ हम लोगों ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा है हम उसकी पूर्ति तो करेंगे। और हम लोग इस बारे में हमारा प्रयास होगा कि जो बातें यहाँ पर सामने आई हैं, यहाँ पर हमारे कुलपति जी प्रोफेसर अभिकांत जी ने कुछ बातें कही हैं। एक तो केजीएमयू जैसा संस्थान को एम्स की तर्ज पर हम विकसित कर सके। एम्स जैसी सुविधाएं देने का कुछ प्रयास हुआ है, राज्य सरकार चाहेगी। मैं आशुतोष टंडन से कहूंगा कि इस बारे में वह एक पूरा तैयार करने विधानमंडल के साथ साथ अच्छा होगा, क्योंकि यह हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुरूप होगा। हम इसको अगर कर पाएंगे तो उस प्रतिस्पर्धा के योग्य हम लोग बन पाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि आज की जो नई टेक्नोलॉजी है उस नई टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने इन संस्थानों को कैसे जोड़ें। देश और दुनिया में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, कौन से नए शोध हो रहे हैं, नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसको कैसे हम यहां लागू करें और फिर जो यहां पर है और प्रदेश के अन्य सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में कैसे हम लागू कर सकें। इसके बारे में मुझे लगता है कि संभव है। थोड़ी से प्रयास की आवश्यकता है और उसके बारे में जानकारी लेने की आवश्यकता है। अगर आप प्रयास करेंगे, थोड़ा सा एक अभियान आपके स्तर पर चल जाएगा तो हम लोग कुछ वर्षों में उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि दुनिया में कहीं भी जहां भी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने इसे अचीव किया है हम उसके साथ जुड़े। परंपरागत रूप से ठीक है, वो चली आ रही है पद्धति, उसको तो हम लोग नए के साथ कैसे उसको आगे बढ़ा सकें, इसके बारे में भी अवश्य हम लोग एक तो प्रयास कर लेंगे। एक अच्छी स्थिति इसमें पैदा हो सकती है। और कैसे हम सस्ती दवा उपलब्ध करवा सकें, इसके बारे में भी व्यापक जागरूकता। मुझे लगता है कि पहले हम लोग जब छोटे थे, बचपन में थे, तो हम डॉक्टर के पास अगर कहीं बीमार हो गए तो डॉक्टर सबसे पहले हम लोगों को साफ सफाई के बारे में कहता था। आज तो डॉक्टर पूछता ही नहीं, आज तो वह जाएगा, देख करके चुपचाप जो रिपोर्ट आएगी उसी रिपोर्ट को देख करके उनको दवा लिख के छोड़ देगा। यानी 1 मिनट भी बात नहीं करता मरीज से डॉक्टर, जबकि एक डॉक्टर को चाहिए कि वह किसी मरीज के साथ 2, 3, 4 मिनट उससे बातचीत करें, उसकी पूरी हिस्ट्री देखें, उसके बारे में फिर प्रयास करें। इसमें हम लोगों ने देखा है जो अच्छे डॉक्टर हैं वह इस बात को पूरा रिकॉर्ड रखते हैं अपने आगे के शोध के लिए। उनके कभी कोई पेपर उनको पब्लिश करना तो इन सब चीजों को रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं। और केजीएमयू जैसा चिकित्सा विश्वविद्यालय आने वाले समय में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप अपना नाम करने वाला है, तो उसके लिए तो यहाँ पर जो भी हमारा फैकल्टी है उसको इस रूप में बनना पड़ेगा। एक मरीज की प्रकृति को देखना, उसकी बीमारी के बारे में जानकारी रखना, उसको रिकॉर्ड के रूप में रख करके फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है कि जो विशिष्ट हो। मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, गोरखपुर में डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर सरकारी,
उनके द्वारा प्रयास होता था, वो सारे रिकॉर्ड रखते थे और कभी कभी तो मरीज से खरीदते थे उसके रिकॉर्ड को, कहते थे कि इसको मुझे दे दीजिए, मैं इसका पैसा तुम्हें अलग से दे दूंगा, क्योंकि ये मेरी जांच का विषय होगा, आगे मेरे शोध का, मुझे जो इस पे पेपर पब्लिश करने उस देश के लिए उपयोगी होगा। हम क्यों नहीं कर सकते? हम केवल रटी रटी रटाई बातों के साथ अपने आप को जोड़ दें, ये अच्छी स्थिति नहीं। हम अपने स्वयं के इस कार्य के साथ धोखा कर रहे हैं और अल्टीमेटली धोखा देश के साथ होगा, अपने 125 करोड़ की आबादी के साथ होगा, क्योंकि आपकी एक विशिष्ट शोध वह देश को ही नहीं दुनिया को लाभान्वित कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। मैं देख रहा हूं गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से मौतें होती है, वहां पर जापानी इंसेफेलाइटिस से मौतें होती थी। मैं बहुत लड़ा, किसी प्रकार से 2005 में उसका वैक्सीन आया। वैक्सीन आने के बाद जब जापानी इंसेफेलाइटिस को कुछ हद तक नियंत्रित किया गया तो पता लगा कि जो नई बीमारी अब है वह एक्यूट इंसेफेलाइटिस है, और आज तक उसका कोई टीकाकरण विकसित नहीं हो पाया। स्वच्छता अभियान के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी के प्रति जागरूकता हम पैदा कर सकें और इस प्रकार के जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं इसके बारे में भी लोगों को बता सकें, क्योंकि सफाई रहेगी तो इस प्रकार की स्थितियां तो नहीं हो सकती। वेक्टर बॉर्न डिजीज से तो काफी हद तक बचा जा सकता है और जागरूकता इसके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इनसे वहां पर एक्यूट इंसेफेलाइटिस से मौतें हो रही है, लगातार मौतें होती। मैं सुन रहा हूं पिछले 4-5 दिन से लखनऊ में भी इस प्रकार के मरीज आने प्रारंभ हो गए हैं। इसके आसपास के लोग आए होंगे, पूरी गोमती नदी पूरी प्रदूषित है। मैं गोमती रिवर फ्रंट को देखने के लिए एक दिन चला गया, मैं सोचता था कि बहुत अच्छा पानी होगा, वहां आचमन करूंगा, और उन्होंने वहां पर फुवारा चलाए हुए, लेकिन जब मैं वहां जैसे ही मैं नीचे उतरने के लिए जैसे मैंने झांका देखा, मैंने एकदम गंदा नाले से बदतर था, यानी नाले में भी पानी बहता हुआ जाता है, लेकिन वहां की स्थिति देख करके मैं ताज्जुब कर रहा था। ये स्थिति है। आप कैसे अनुमान कर सकते हैं कि जो जल हम सबके जीवन का आधार है, जो नदियां हमें शुद्ध जल देती थी, उन सबको हमने प्रदूषित कर दिया है, उसमें जल है ही नहीं। कितनी खराब स्थिति है, और शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो अनुमान करते हैं कि आप स्वस्थ रख पाएंगे किसी को, दवा से स्वस्थ हो पाएंगे? संभव नहीं। हम उसके प्रति जागरूकता पैदा करें, लोगों को बताएं, शुद्ध पेयजल के बारे में बताएं। जहां पर ऐसी स्थिति नहीं वहां पर क्या करेंगे? ये सब मुझे लगता है बड़ा कार्य आप इस मामले में कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि केजीएमयू ने एक प्रयास प्रारंभ किया है। इतना बड़ा सेटअप आपका है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, और प्रदेश के अंदर तो बहुत कुछ आपके द्वारा हो सकता है। हम लोग इन सब बातों को भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय है, तो सभी मेडिकल कॉलेजेस इसके साथ क्यों नहीं संबद्ध हो सकते हैं? इसके बारे में अलग-अलग पाठ्यक्रम के बारे में ये सब जानकारी होनी चाहिए। कैसे होगा, कैसे एक सूत्रता इन सब में एक समरूपता कैसे आ सकती है, इसके बारे में भी हम लोग विचार करेंगे। और शेष अन्य जो भी कार्य इस क्षेत्र में आगे किए जाने हैं, उन सब के बारे में हम लोग, ये सब हम सबकी चिंता का विषय है ही। आप सबका सहयोग इस मामले में लेंगे। मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री इन दोनों से आग्रह करूंगा कि प्रदेश के अंदर एक बेहतर टीम बना करके, टीम वर्क के साथ अगर हम पूरे प्रदेश के अंदर एक कार्य प्रारंभ करें, एक टीम भावना के साथ एक हम लोग का पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ होगा, तो संभव है हम उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा प्रदान कर सके। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने अपना एक रोडमैप तैयार किया है। हमारे प्राथमिक, हमारे सामुदायिक, हमारे जिला चिकित्सालयों में स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे उपलब्ध पहुंची है ही नहीं। वहां पर विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत, अन्य योजना के अंतर्गत वहां पर
पीएससी खड़ी हो गई है, सीएससी खड़ी हो गई, पता लगा चिकित्सक ही नहीं है। मैं एक दिन गया था एक सीएससी का, मैं अचानक गया था, एक धार्मिक कार्यक्रम था, मैं उसी कार्यक्रम में गया था, तो एक बगल में सीएससी था, अच्छी बिल्डिंग थी। मैं सोचता था कि यहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, मरीज होंगे। मैं जब गया वहां तो कोई नहीं था, वहां जाले लगे हुए थे, बदबू आ रही थी। मैंने पूछा बदबू कैसे, तो एक गरीब किसान आया सामने, उसने कहा सर बिल्डिंग वैसे पड़ी हुई थी तो मैंने यहाँ मुर्गी पालन का काम शुरू किया। असली स्थितियां हैं, लोगों वहां डॉक्टर नहीं है, वो मुर्गी पालन का काम कर रहा है। मैंने वहां से सीएमओ को फोन किया, मैंने कहा यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। उसने कहा वहां 4 डॉक्टर हमने पोस्ट किए हैं, कोई नहीं आता। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे एमबीबीएस करने के बाद जाने वाले छात्र हैं, कम से कम 2 साल दें उन पीएससी को, सीएससी के लिए। जो यहाँ पर पीजी के बाद निकलते हैं, सुपर स्पेशलिटी के लिए जाने के पहले कम से कम 2 साल ग्रामीण क्षेत्रों में दें, हमारी पीएससी सीएससी ठीक हो जाएगी। जो सीनियर डॉक्टर होंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के माध्यम से फिर बेहतर सेवा दे पाएंगे, तो मेडिकल कॉलेज में लोड कम हो पाएगा। नहीं तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में क्या है, एक बेड में 4 मरीज बैठते हैं, बड़ी खराब स्थिति होती है कभी कभी। इधर तो काफी गड़ झगड़ करके हम लोग वहां सुविधाएं दिए हैं, लेकिन पहले क्या स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी, बड़ी बदबू थी, बेड ही नहीं थे, बेडशीट नहीं थी। कोई व्यक्ति, किसी को बेड मिला है, किसी को गद्दा मिला है, किसी को बेडशीट मिला है, और लोग अलग अलग लेते थे। एक व्यक्ति बेड में अपना बिस्तर बिछा करके लेटता था, एक गद्दा बिछा करके लेटता था, एक बेडशीट लेकर के एक कोने में लेटता था। आप सोचेंगे कि वहां के पीडियाट्रिक्स वार्ड की, जब मैं 1998 में पहली बार वहां भ्रमण करने के लिए गया, मुझे बताया गया कि इंसेफ्लाइटिस के मरीज हैं, तो वहां का पूरा टॉयलेट चौक था। मैंने कहा कब से, कहा साहब 12 सालों से कोई वहां गया ही नहीं। ये स्थिति थी। आज तो वहां लोगों ने बहुत सुधार कर दिया, बहुत सुधार हुआ है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता भी आ गई है। लेकिन केवल एक बार थोड़ा प्रयास हो कुछ करने का, कि मैं केवल अपने लिए नहीं, एक डॉक्टर को बनाने के लिए सरकार जितना पैसा खर्च करती है, अगर थोड़ा सा प्रयास उसके स्तर पर भी प्रारंभ हो कि पैसा इसलिए खर्च हो रहा है कि मैं भी, जिस जनता ने सरकार चुनी है उस जनता के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारी है, तो फिर जनता है कि नहीं रहेगी, और उस से आप सबका सहयोग हम लोग चाहेंगे। मुझे विश्वास है कि जैसे केजीएमयू को बनाने के लिए टीम भावना के साथ आप सबने कार्य किया है, इसको और आगे बढ़ाने में आप योगदान देंगे। मैं प्रोफेसर विकांत जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये जीवन रक्षण के लिए आवश्यक जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं यहाँ पर, जो आज स्थापित किए, 56 नए वेंटिलेटर्स यहाँ पर दिए हैं, इस देश से और सार्थक प्रयास यहाँ पर होगा। और आने वाले समय हम ये भी करें, कोई उपकरण खरीदें तो प्रयास करें कि 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक वह अनवरत अपनी सेवा वहां के मरीजों को दे सके। इसके लिए प्रतिवर्ष उसके एनुअल मेंटेनेंस की भी व्यवस्था हमारे स्तर पर होती रहनी चाहिए। इन शर्तों के साथ एक बार को ना आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसके लिए भी आप सबको रामनवमी की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बड़ी खबर यहां पर, डॉक्टरों को यूपी के मुख्यमंत्री का सख्त संदेश। सीधे सीधे कहा है कि आपकी बहुत जरूरत है यहां पर, निजी प्रैक्टिस ना करें सरकारी डॉक्टर। इतना ही नहीं, 5 लाख डॉक्टरों की आवश्यकता है। डॉक्टरी जांच के नाम पर लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टरों में संवेदनशीलता बेहद जरूरी है। जहां से आते हैं वहां का जिक्र किया, गोरखपुर का इंसेफ्लाइटिस का जिक्र किया, डॉक्टरों की आवश्यकता पर जोर दिया। यूपी में 25 नए मेडिकल कॉलेज बने, यूपी को 5 लाख नए डॉक्टरों की जरूरत।